हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि केबीएस टीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो हम बात करेंगे आज वसंत भाग एक के ऊपर, और इस पर हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, तो उन पे हम चलते हैं, क्रमशः बात करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, लिखा गया कि वसंत भाग एक के अंतर्गत केदारनाथ अग्रवाल की कविता वह चिड़िया जो, इस कविता में चिड़िया किस रंग की है। जब इस कविता को आप पढ़ेंगे तो उसमें कवि ने इंडिकेट किया है कि ये चिड़िया किस कलर की है। ऑप्शन दिया गया है सफेद, हरे, नीले, काले रंग की। तो किस रंग की है, अगर आप लोगों ने सब्जेक्टिव तौर पर मेरे शॉर्ट नोट्स वाली वीडियोज को देखा होगा तो वहां पर इसका जिक्र किया गया है, और बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोगों के मन में आने लगा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, नीले रंग की है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नीले पंखों वाली चिड़िया निम्नलिखित में से क्या नहीं करती है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह खुलकर गाती है, एकांत में शांत रहती है। तो जब इस कविता को आप पढ़ेंगे तो वहां पर नीले पंख वाली चिड़िया के कुछ विशेषताओं के बारे में कवि ने संकेत किया है, जिसमें बताया है कि वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह खुलकर गाती है, एकांत में उमंग के साथ रहती है। जबकि यहाँ पर लिखा गया कि शांत रहती है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि नीले पंखों वाली चिड़िया को किससे लगाव है। पर्वत से, नदी से, झरने से, घोंसले से। तो जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में इसका सही जवाब आएगा कि नीले पंखों वाली चिड़िया को किस चीज से लगाव है। सही जवाब है ऑप्शन बी, नदी से। अगला प्रश्न है, वसंत भाग एक के अंतर्गत कृष्णा सोबती की रचना बचपन किस विधा में है। आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, कविता। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, और हमने एलडीसी के क्वेश्चन पेपर को देखा है, तो इसी टाइप से कुछ कुछ सवाल वहां पर बने हुए हैं। और ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि जब हमने पीजीटी पर चर्चा किया था, केबीएस के आरओ, वितान, इन पुस्तकों पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने बनाया है, उसमें से कई सवाल एलडीसी में आए हुए हैं। तो इसलिए उसको आप गंभीरता से और अपने चयन के दृष्टिकोण से जरूर देखिए, कि अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित आपका चयन हो जाएगा। तो आपका ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूं। यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है कि वसंत भाग एक के अंतर्गत कृष्णा सोबती की रचना बचपन आपको पढ़नी है, वो किस विधा में है। तो हमने ऑप्शंस को पढ़ दिया था। सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्मरण में। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती अपनी रचना बचपन में किस रंग के कपड़े पहनने की इच्छा जाहिर करती हैं। जब आप बचपन नामक संस्मरण पढ़ेंगे तो उसमें कृष्णा सोबती ने अपने मन की इच्छा जाहिर की है कि वो फला कलर की चीजों को पहनना चाहते हैं। तो कौन से वो कलर है। ऑप्शन दिया गया है नीला जामुनी, आ, ग्रे, ग्रे काला, चॉकलेटी, सफेद। तो इसमें जो सही जवाब है यहाँ पर कि कृष्णा सोबती ने किस कलर की बात की है, वो है ऑप्शन डी, सफेद कलर की बात की है। कि अब बहुत सारा कुछ हमने पहन लिया, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी सब पहन लिया, लेकिन अब हमें सफेद पहनने का ही मन कर रहा है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोबती अपनी रचना बचपन में किस संचार माध्यम की उपलब्धता को बतलाया है। कृष्णा सोबती ने अपनी रचना बचपन में एक संचार माध्यमों की चर्चा की उन्होंने, और उसमें जिक्र किया है कि हमारे समय में ये संचार माध्यम उपलब्ध थे। तो ऑप्शन दिया गया ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल। तो उनके जमाने में कौन संचार माध्यम था। सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रामोफोन। तो आप लोग देख रहे हैं कि आप सभी की परीक्षा के लिए हमने भी किताब का बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन किया है, और जो भी यहाँ पर हम प्रश्न रखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक उद्देश्य है कि आप सभी का रिवीजन हो। और आप अगर इस किताब को पढ़े हैं तो तुरंत आपके दिमाग में
प्रश्न को देखते ही उसका उत्तर आना शुरू हो जाए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोबती अपनी रचना बचपन में किनका उल्लेख किया है? कुल्फी आइसक्रीम हो गई, कचौरी समोसा पेटीज बन गया, शहतूत और फल खस शरबत पेप्सी में कन्वर्ट हो गए, या उपयोग सभी। जब आप बचपन नामक चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें कृष्णा सोबती ने बदलते हुए जो खान पान की चीजें हैं उस पर एक दृष्टिपात किया हुआ है, और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे चीजें बदल गई। तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा। इस प्रश्न को बनाने का उद्देश्य यह भी था कि आप जरूर गंभीरता से चीजों को लीजिए, इसी टाइप से सवाल धीरे धीरे बन रहे हैं इस बार। अगला प्रश्न है, बचपन नामक संस्मरण में लेखिका ने किन दो शहरों का उल्लेख किया है? तो बचपन नामक संस्मरण में कृष्णा सोबती ने किन दो शहरों का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया है शिमला और दिल्ली, दिल्ली और चंडीगढ़, अमृतसर और शिमला, शिमला और चंडीगढ़। अब देख रहे हैं कि शहरों का नाम घुमा फिरा कर इधर उधर दिया गया है। जिन लोगों ने बचपन नामक संस्मरण अच्छे से पढ़ा होगा उनके दिमाग में सही जवाब आ गया होगा, शिमला और दिल्ली का जिक्र उन्होंने किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नादान दोस्त के लेखक कौन है? नादान दोस्त के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, जैनेन्द्र, कृष्णा सोबती, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पर प्रेमचंद। आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सही जवाब आ गया। इसी तरीके से हमें अध्ययन करना है, कुछ कठिन सवाल रहेंगे, कुछ आसान रहेंगे। अगला प्रश्न है, नादान दोस्त किस विधा की रचना है? अभी हमने ऊपर लेखक के बारे में पूछा, यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि नादान दोस्त किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया है कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण। तो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल इसका सही जवाब आ रहा है कि ऑप्शन ए कहानी है, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नादान दोस्त में लेखक ने किस जीव का उल्लेख किया है? जब नादान दोस्त कहानी को आप पढ़ेंगे तो उसमें लेखक यानी प्रेमचंद ने एक जीव का उल्लेख किया है। ऑप्शन दिया गया है चिड़िया, पशु, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो विशेष जिस जीव का उल्लेख प्रेमचंद ने किया है वो है चिड़िया। और दो भाई बहन हैं जो कि इसके पीछे पड़े रहते हैं, और कहानी जब आप पढ़ेंगे आखिर में पता चलेगा कि यही चिड़िया उन लोगों की नादान दोस्त रही है और उनका कैरेक्टर उभर कर सामने आता है। अगला प्रश्न है, नादान दोस्त रचना में केशव की बहन का नाम क्या है? जब नादान दोस्त कहानी आप पढ़ेंगे तो एक पात्र का नाम यहाँ पर केशव आप देख रहे हैं, और दूसरी जो पात्र है वो है केशव की बहन। अब आपको बताना है कि केशव की बहन कौन है। ऑप्शन दिया गया है कृष्णा, श्यामा, पार्वती, लक्ष्मी। तो अगर आपने नादान दोस्त चैप्टर को पढ़ा होगा बढ़िया से और मेरे सब्जेक्टिव और शॉर्ट नोट्स वाले वीडियोज को देखा होगा, तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, ऑप्शन बी श्यामा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया केशव की बहन का नाम है श्यामा। अगला प्रश्न है, नादान दोस्त रचना में चिड़िया के कितने अंडों की चर्चा लेखक ने की है? नादान दोस्त में चिड़िया के अंडों की चर्चा की गई है, कितने अंडों की चर्चा की गई है? ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, इसका सही जवाब है 3 अंडों की चर्चा वहां पर की गई है। और बाद में वो अंडों की क्या स्थिति होती है, आप अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो तुरंत आपके दिमाग में मेरी बात आ गई होगी। फूट जाते हैं अंडे और फिर बच्चे डांट सुनते हैं। अगला प्रश्न है, वसंत भाग 1 के अंतर्गत किस पाठ में कार्निश शब्द का प्रयोग लेखक बार बार करता है? वह चिड़िया जो, बचपन, नादान दोस्त, इनमें से कोई नहीं। तो वसंत भाग 1 आपके पुस्तक को इंडिकेट किया गया है, और कार्निश शब्द का प्रयोग किस रचना में बार बार लेखक द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी नादान दोस्त। नादान दोस्त में कार्निश शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, चांद से थोड़ी सी गप्पें शमशेर बहादुर सिंह की लिखी गई कविता में एक लड़की का उल्लेख किया गया है जिसकी उम्र कितनी है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मेट करने की कोशिश की गई है कि
शमशेर बहादुर की एक कविता है चाँद से थोड़ी सी गप्पें। उसमें एक बच्ची का उल्लेख किया गया, एक लड़की का उल्लेख किया गया है। उसकी उम्र कितनी? ऑप्शन दिया गया 8 से 10 वर्ष, 10 से 11 वर्ष, 11 से 12 वर्ष, 12 से 13 वर्ष। तो जिन लोगों ने इस कविता को पढ़ी होगी उनके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 से 11 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया हुआ है चिड़िया जो, चांद से थोड़ी सी गप्पें, साथी हाथ बढ़ाना, मैं सबसे छोटी हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन कविता से रिलेटेड हैं और ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चांद से थोड़ी सी गप्पे, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। अगला प्रश्न है, अक्षरों का महत्व के लेखक हैं। आपके सिलेबस में, पाठ्य पुस्तक में अक्षरों का महत्व एक चैप्टर लगा हुआ है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है गुणाकर मूले, सुधाकर मूले, शमशेर बहादुर या फिर अनुबंदोपाध्याय। तो चार ऑप्शन आपने देखा, आपके दिमाग में बिल्कुल सही जवाब आ गया, गुणाकर मूले। अक्षरों का महत्व के लेखक हैं गुणाकर मूले। अगला प्रश्न है, अक्षरों का महत्व किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया कहानी, आलोचना, निबंध, व्याकरण। तो किस विधा की रचना है अक्षरों का महत्व? सही जवाब है इसका निबंध, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अक्षरों का महत्व के अनुसार प्रागैतिहासिक मानव सबसे पहले किस माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया? इस चैप्टर में बताया गया है कि जो प्रागैतिहासिक मानव था वो सबसे पहले अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया? ऑप्शन दिया गया है चित्रों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा, भाषा के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, चित्रों के द्वारा। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को बनाया हुआ है, तो हो सकता है कि आप अनुमानतः सही जवाब तक जाएं, लेकिन मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि आप इतनी अच्छी तैयारी करें कि परीक्षा हॉल में अगर ये 100 क्वेश्चंस में इस तरीके के प्रश्न आए तो आप पकड़ लें कि ये कहाँ से, क्योंकि और भी किताबें हैं, करीब 10 किताबें आपके केबीएस सिलेबस में लगी हुई। अगला प्रश्न है, अक्षरों का महत्व के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है? चित्रों की, अक्षरों की, भाषा की, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज माना गया है वो है अक्षर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पार नजर के पाठ में लेखक ने अंतरिक्ष यान से यांत्रिक अवलोकन के संदर्भ में सही है। कुछ कथन दिए गए हैं, जब आप पार नजर के पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें अंतरिक्ष यान के यांत्रिक अवलोकन की चर्चा की गई। उसमें कॉलोनी की सुरक्षा पहले नंबर पे, दूसरे कैरेक्टर के रूप में एक वैज्ञानिक आते हैं, तीसरे कैरेक्टर के रूप में सामाजिक व्यवस्था, यानी इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब पार नजर के पाठ को आप पढ़ेंगे तो इसमें अंतरिक्ष यान की चर्चा की गई है, यानी ये विज्ञान पर आधारित चैप्टर है और उसमें यांत्रिक अवलोकन किया जाता है और इन तीनों को वहां पर एक तरीके से प्रयोग के तौर पर लाया जाता है। तो यही बताने का उद्देश्य था ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। अगला प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना के संदर्भ में सही नहीं है। साथी हाथ बढ़ाना के संदर्भ में सही नहीं है। यह साहिर लुधियानवी द्वारा लिखित है, यह कहानी है, इसका भावार्थ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक 11, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि सही नहीं है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यह कहानी है। यह क्या है? गलत है, बल्कि यह क्या है? एक गीत है, साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है, सही बात है। और इसमें बताया गया इसका जो भावार्थ है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 होते हैं, यानी कि एकता पर जोर दिया गया है। तो ये इसीलिए आप इसका शीर्षक भी देख रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना। अगला प्रश्न है, मोहन
दीनानाथ आदि पात्र किस रचना से जुड़े हैं? मोहन, दीनानाथ किस रचना से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है ऐसे ऐसे, नादान दोस्त, टिकट एल्बम, पार नजर की। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। ऐसे ऐसे नाम की एक रचना है जो कि आपके सिलेबस में लगी हुई है, उसमें मोहन और दीनानाथ का जिक्र होता है। अगला प्रश्न है कि ऐसे ऐसे नामक रचना किस विधा में? कहानी, नाटक, एकांकी, कविता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एकांकी। ऐसे ऐसे जो कि एकांकी विधा में लिखी गई रचना है। और हो सकता है कि ये भी सवाल पूछ लिया जाए कि वसंत भाग एक के अंतर्गत कौन सी एकांकी लगी हुई है। तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि ऐसे ऐसे नाम की एक एकांकी है, और इसके जो एकांकीकार हैं उनकी बात करें तो उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। इसको भी आप ध्यान में रखिए, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसके एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, मास्टर, डॉक्टर और वैद्य आदि पात्र किस रचना से जुड़े? ऐसे ऐसे, नादान दोस्त, टिकट एल्बम, पार नजर के। तो एकांकी आप पढ़े होंगे तो इसमें सारे ये पात्र आपको नजर आएंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये एकांकी ऐसे ऐसे जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है, इसमें किस दर्द की तरफ संकेत किया गया? ऑप्शन दिया गया है सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द। तो उसमें जो बच्चा है वो बोलता है कि, या फिर वो एक पिता के भी रोल करते हैं, वो बोलते हैं कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। आमतौर पर व्यवहारिक जीवन में भी आप देखते होंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, पेट दर्द के लिए ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, राजप्पा, अपू, कामाक्षी और नागराजन किस पाठ के चरित्र हैं? राजप्पा, अपू, एक तो आप देखेंगे कि अपू पंथेर पांचाली वाले चैप्टर में भी है, और यहां पर भी है अपू नाम। तो ध्यान में रखिए आप, राजप्पा, अपू, कामाक्षी और नागराजन किस पाठ के चरित्र हैं? ऑप्शन दिया गया ऐसे ऐसे, नादान दोस्त, टिकट एल्बम, पार नजर के। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, टिकट एल्बम। टिकट एल्बम नाम की एक रचना आपको पढ़ना है, उसमें इनका नाम आ रहा है, और देखने से ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हिंदी इतर रचना है, यानी कि हिंदी में नहीं है बल्कि साउथ इंडिया से संबंधित है, नाम से पता चल रहा होगा। आगे बात करते हैं, टिकट एल्बम में लेखक ने किस शहर का उल्लेख किया है? टिकट एल्बम जब पढ़ेंगे तो उसमें एक शहर का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, लंदन, सिंगापुर, मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी की प्रमुख सहेलियों के विषय में कवयित्री ने निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया है? झांसी की रानी कविता को जब आप पढ़ेंगे तो कवयित्री ने कुछ सहेलियों के बारे में चर्चा की है कि झांसी की रानी की सहेलियां कौन। ऑप्शन दिया गया बर्छी, ढाल, कृपाण, तीर। तो इसमें से हमें बताना कि किसका उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि कौन सहेलियों के अंतर्गत नहीं आते। सही जवाब है ऑप्शन डी, तीर का उल्लेख नहीं किया गया। बाकी ऊपर की जितने चीजें हैं सब झांसी की रानी की प्रमुख सहेलियों के तौर पर। जैसे वर्तमान समय में आप लोगों की सहेली दोस्त, एक तो मोबाइल है, दूसरा ईयरफोन हो सकता है जो आप कान में लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉपी और पेन वर्तमान समय में देखा जाए तो। बाकी जीव के हिसाब से बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन अगर हथियारों की चर्चा की जाए तो यही सब होगा इस समय। उसी तरीके से झांसी की रानी की सहेलियों की चर्चा कवयित्री ने किया है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के संदर्भ में सही नहीं है, यह कविता है, माधवी वर्मा द्वारा लिखित है, मुकुल काव्य संग्रह में संकलित है, इसमें डलहौजी का जिक्र हुआ है। तो जब झांसी की रानी कविता को आप पढ़ेंगे, आप सभी के लिए मैंने इस लंबी कविता को, खासतौर से अपेक्षाकृत लंबी ही है, का अध्ययन किया। उसमें से जो भी चीजें मुझे समझ में आई एक प्रश्न के तौर पर रखने का प्रयास किया हूं, और आपको आपकी मंजिल के दरवाजे तक पहुंचाने का एकमात्र प्रयास है। ऐसा नहीं है कि पूरा हुबहू इसमें से आएगा ही, लेकिन मुझे लगता है इसमें से नहीं आएगा तो फिर कहां से आएगा। झांसी की रानी के संदर्भ में सही नहीं है, बातों ही बातों में आप लोगों ने आंसर तक अपने को पहुंचा दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी,
महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, ये बिल्कुल गलत है, बाकी एक कविता है। मुकुल काव्य संग्रह में संकलित है, इसको ध्यान में रखना है। डलहौजी का जिक्र हुआ है क्योंकि 1857 इत्यादि की चर्चा की गई है, तो डलहौजी उस समय आएगा, और पूरा जिक्र भी किया गया, तो ये भी सही है। और लेखिका के तौर पर कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, वसंत भाग 1 में लगा निबंध जो देखकर भी नहीं देखते, किसकी रचना है? तो यहां पर बता दिया गया कि ये जो रचना वो निबंध है ऑलरेडी। अब किसकी रचना है? ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। ऑप्शन दिया गया है हेलन टेलर, हेलन केलर, केलर हेलन, टेलर हेलन। तो नामों को इधर उधर चेंज कर दिया गया है, बस आपको चेक किया जा रहा है कि आपने इस निबंध को पढ़ा है कि नहीं। सही जवाब है, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स को भी देखा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, हेलेन केलर। अगला प्रश्न है, संसार पुस्तक है नामक रचना के संदर्भ में सही नहीं है। यह आलोचना है, यह जवाहरलाल नेहरू कृत है, इसका अनुवाद प्रेमचंद ने किया है, यह पिता के पत्र पुत्री के नाम में संकलित है। तो आपको दिमाग में आने लगा होगा कि हमने तो 60 नोट्स पढ़ा था इस चैनल का, तो उसमें बताया गया था कि ये पत्र है। ठीक है, आलोचना नहीं है बल्कि क्या है? पत्र है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, और बाकी नेहरू द्वारा लिखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसका अनुवाद प्रेमचंद ने किया है, इसको ध्यान में रखिए, प्रश्न आ सकता है। और इसका संकलन जवाहरलाल नेहरू के पत्रों का एक संकलन है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, उसमें संकलित है। तो सारी चीजें क्या है? सही है, ये पत्र है, आलोचना नहीं है। अगला प्रश्न है, संसार पुस्तक है मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदुस्तानी। तो किसमें लिखा गया है मूल रूप से, ये हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अंग्रेजी में है मूल रूप से, और इसका अनुवाद किसने किया? ऊपर बताया जा चुका है, प्रेमचंद ने किया। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में सही नहीं है। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वह चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखे, ठीक है, या फिर लिखी। इनका जन्म 1880 में हुआ था। तो आप तथ्यों को ध्यान में रखिए कि जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं। तो प्रथम प्रधानमंत्री थे, चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे, और जब इंदिरा गांधी 10 वर्ष की थी, तो वही जो ऊपर हमने एक कि पिता के पत्र पुत्री के नाम से, तो इसका उन्होंने संकलन किया, अनेक चिट्ठियां लिखी। इनका जन्म 1880 में हुआ था, गलत है, बल्कि हुआ था 1889 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा इस तरीके से। अगला प्रश्न है, मैं सबसे छोटी हूं कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है? गोदी में सोने, अंचल पकड़कर चलने, मां के साथ होने, उपयुक्त सभी। तो ये जो कविता है एक तरीके से बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मैं सबसे छोटी हूं, मैं छोटी होने के बाद का फायदा क्या है कि गोदी में सोने का मौका मिलेगा, अंचल पकड़कर चलने का मौका मिलेगा, और मां के साथ होने का मौका मिलेगा। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इस तरीके के प्रश्नों को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आप किसी भी कविता के मूल भाव तक पहुंच पाए, उसको अपने दिमाग में रखें। अगला प्रश्न है, मैं सबसे छोटी हूं कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इससे यह प्रतीत होता है कि कोई छायावादी कवि ही है इसका कवि। तो आप लोगों ने बिल्कुल पकड़ लिया कि हम लोगों ने पढ़ा है, ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र इन विकल्पों के आधार पर कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया ढोलक, झांझ, करताल, गिटार। तो जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे लोकगीत वाला, तो इसमें जिक्र किया गया है, तो इसके आधार पर सही जवाब है ऑप्शन डी, गिटार का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी ढोलक, झांझ, करताल, ठीक है, और बांसुरी इसका उल्लेख किया है उसमें। तो इसका सही जवाब हो गया गिटार। अगला प्रश्न है, चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन दिया गया मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार के पश्चिमी जिलों।
अवध का क्षेत्र, राजस्थान, बुंदेलखंड। तो ये जो चैता है, कजरी है, बारहमासा है, सावन है, ये सब क्या है? लोकगीत है। पहले तो इस प्रश्न को भी ध्यान में रखिए। घुमा कर अगर सवाल पूछ लिया जाता है कि ये सब क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये लोकगीत है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी जिलों में, खासतौर से छपरा, सिवान, गोपालगंज, आरा, बक्सर, इन जिलों में ये सब गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबुल और भटियाली किस राज्य के लोकगीत है? बाबुल और भटियाली किस राज्य के लोकगीत हैं? ऑप्शन दिया गया है बंगाल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल राज्य से इनका संबंध है। एक नाम आपने सुना होगा, बाबुल सुप्रियो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित रहे हैं वो, और बल्कि इनका नाम ही संबंधित रहा है, और बाकी वो तो फिल्में बॉलीवुड में गाते थे। तो बाबुल बंगाल से, बस ये ध्यान में रखिए, भटियाली भी बंगाल से। अगला प्रश्न है कि माहिया लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? माहिया, ऑप्शन दिया गया है बंगाल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब राज्य से संबंधित है माहिया लोकगीत। तो देख रहे हैं आप कि हमने हर एंगल से आप सभी को बताने का प्रयास किया है कि किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे होंगे और मेरे ऊपर विश्वास करते होंगे, उनका तो पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और जो इस चक्कर में होंगे कि यहाँ पर टीचर दिखाई नहीं दे रहा है, उसका लहराता हुआ बाल नहीं दिख रहा है, मैडम नहीं दिख रही है, मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा है, छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर उसको जीवन में पश्चाताप ही करना पड़ेगा। फोटो मैं इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास संसाधनों को मैंने धीरे धीरे जुटा लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको फोकस करना है क्वेश्चन पेपर पे। आप अगर सीबीटी एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर ऐसा नहीं रहेगा कि किसी का फोटो रहेगा, क्योंकि मेरा फोटो आप लोगों के दिल में बना हुआ है, मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है। तो यहाँ पर आप कंसंट्रेट होइए क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है कि हीर रांझा सोहनी माहिवाल, ठीक है, कई जगह इसको सोनी माहिवाल भी बोल दिया जाता है, लेकिन सोहनी माहिवाल का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन दिया गया बंगाल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, पंजाब राज्य से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू का संबंध किस राज्य से? बंगाल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, राजस्थान। और आपने एक रचना भी पढ़ा होगा, ढोला मारूरा दोहा। तो जरूर कमेंट्स कर कर बताइए कि इसके रचनाकार या फिर कवि कौन है। ढोला मारूरा दोहा ये कवि कौन है? एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, और बाकी ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है लोकगीत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोक नाट्य विदेशिया का संबंध किस भाषा से? जब भी विदेशिया का नाम आएगा तुरंत आपके दिमाग में भिखारी ठाकुर का नाम आ जाएगा, और इसका संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन दिया गया है अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, भोजपुरी। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा हो। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक द्वारा लिखा गया आल्हा खंड, जो कि आल्हा उदल के वीरता का महाकाव्य है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? थोड़ा सा प्रश्न को मैंने यहाँ पर लंबा रूप दिया है ताकि इसमें कई चीजें आपको पता चल जाए। ये केवल प्रश्न नहीं है बल्कि प्रश्नोत्तर, यानी कई उत्तरों का समूह भी है। चंदेल राजाओं, जगनिक, आल्हा खंड, आल्हा उदल, वीरता और महाकाव्य। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि कुल 5 अन्य प्रश्नों के जवाब भी शामिल हैं। खैर, इस प्रश्न के मुताबिक किस क्षेत्र का है? ऑप्शन दिया गया बुंदेलखंड, बघेलखंड, रोहेलखंड, उत्तराखंड। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि किस प्रकार की विधा से जुड़े हैं? ऑप्शन दिया गया है लोकगीत, लोक नाटक, लोक साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? लोकगीत है। ठीक है, लोकगीत के अंतर्गत आता है कहरवा, बिरहा, धोबिया। और खास तौर से मैं जिस इलाके से हूं वहां पर बिरहा का काफी
इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप सभी अच्छे से इसको जानते होंगे। चलता हूं आगे, बात करता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वितान भाग 1 में संकलित नौकर पाठ किस राजनेता पर आधारित है? जब आप नौकर नामक चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर वितान नहीं बल्कि वसंत भाग 1 होना चाहिए, और वसंत भाग 1 में संकलित है, किस राजनेता पर बात की गई है इस चैप्टर में? ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के बारे में चर्चा की गई। अगला प्रश्न है कि वन के मार्ग में तुलसीकृत वसंत भाग 1 में संकलित यह पाठ किस छंद में लिखा गया है? वन के मार्ग में, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, और किस छंद में लिखा गया है? ऑप्शन दिया गया है दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। सही जवाब है ऑप्शन सी, सवैया। और छंदों के बारे में अध्ययन करना हो तो वीडियो लेक्चर हैं चैनल पे, जरूर वहां पर आप जाइए, और बहुत ही अच्छे से चीजों को समझाया गया है। बाकी आपको ध्यान में रखना है कि वन के मार्ग में जो भी छंद दिया गया हुआ है सवैया। अगला प्रश्न है, सांस सांस में बांस, जो कि वसंत भाग 1 में संकलित किया गया है, और इस पाठ में चंग की चंगलनबा एक पात्र का नाम, यहाँ पर बहुत ही अजीब ढंग का नाम भी है, आपको एक से दोबारा बार कहने का मन भी नहीं करेगा, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूं। चंग की चंगलनबा किस व्यवसाय से जुड़े हुए? जादूगर, चित्रकार, पत्रकार, साहित्यकार। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसका पहला ही वाक्य है जो कि इसके बारे में बताता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, जादूगर। इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे हमने तो ठीक से पढ़ा ही नहीं था, पढ़ कर गए होते तो वहां पर अच्छा नंबर मिल जाता। क्योंकि आप यहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए नहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, बल्कि नौकरी के लिए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा यूजीसी नेट पर न ध्यान देकर इस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। हालांकि यूजीसी नेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं, पहले नौकरी, इसके बाद क्वालिफिकेशन। अगला प्रश्न है कि सांस सांस में बास में लेखक ने उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेष तौर से किस राज्य की चर्चा की है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। तो जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक विशेष राज्य की बात की गई। हालांकि वहां पर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों की चर्चा की गई है, लेकिन एक राज्य की विशेष रूप से चर्चा की गई है। सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। वहां के बांसों के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुल 49 प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा किया, और उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से आपके लिए रिवीजन के तौर पर रहे होंगे, आपको एक नई दृष्टि प्रदान किए होंगे। आपको लगा होगा कि हमें और कितनी तैयारी करनी है, या फिर हमारी तैयारी कितनी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आप लोग परेशान रहते हैं, और मेरी यही कोशिश रहती है कि पहले शॉर्ट नोट्स दिया जाए, आपको सब्जेक्टिव तौर पर बताया जाए, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर बताया जाए। तो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगा कि मैंने इसके बारे में सब्जेक्टिव तौर पर ऑलरेडी आप सभी को बता दिया। अब ऑब्जेक्टिव की बारी थी, उसको अभी हमने कंप्लीट कर दिया है, और जल्दी ही जल्दी हम हर पुस्तक पर इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो कमेंट्स कर कर जरूर बताइएगा कि ये प्रयास मेरा कैसा लगा। ठीक है, आप लोगों का कमेंट्स लगातार आता रहता है, जिससे काम करने का मन करता है। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और शॉर्ट नोट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।